हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा सेशन 15 का सेकंड पार्ट है। प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए। फाइनेंस का पार्ट सी का टॉपिक नंबर 5, उसका सेकंड पार्ट हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंगली देखें, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ा है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पार्ट होगा प्राइवेट सोशल कॉस्ट बेनिफिट, सेकंड पार्ट होगा और पीपीपी को हम लोग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करेंगे। हाउएवर यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि इसका भी वीडियो होगा, प्रॉपरली हम लोग इसको डिटेल में करेंगे। तो अलग से ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको पीडीएफ दूंगा। वी विल कवर पीपीपी इन नेक्स्ट वीडियो। तो हमारे टॉपिक का नाम था प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो इसमें दो चीज़ें आई, एक आई प्राइवेट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एक आई सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होती है, सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब जब भी कोई इंडिविजुअल है, कोई कंपनी है, कोई कॉर्पोरेट है, वो किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है, प्रोजेक्ट में, पॉलिसी में, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करती है ना। तो इन्वेस्टमेंट करते समय जैसे कोई प्रोजेक्ट में कर रही है, कुछ मार्केट में रिटर्न्स के लिए करे, कुछ भी अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसमें उसकी कॉस्ट देखी जाती है कि उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल फंड्स में इन्वेस्ट करा है ना, कितने लाख रुपए के फंड्स के लिए रखा गया, कितने लाख रुपए के फंड्स लिए। किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया, कोई रोड बन रहा है, कोई स्कूल बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो उसमें टोटल कॉस्ट देखी जाती है, पहली चीज है ना। एक चीज हो गई कॉस्ट। दूसरा, वहां पे इन्वेस्टमेंट करने से बेनिफिट क्या हो रहा है, रिटर्न क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, फायदा क्या हो रहा है कंपनी का, कंपनी को क्या प्रॉफिट हो रहा है, वो कोई प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट एंटिटी, वो उसका बेनिफिट हो गया, है ना। अब ये बेनिफिट ऐसा तो है नहीं कि आज पैसा लगा और आज ही मिल गया, ओवर अ गिवन पीरियड मिलता है। तो एक ऐसा सिस्टमेटिक एनालिटिकल फ्रेमवर्क जिसकी हेल्प से हम लोग इकोनॉमिक डिजायरेबिलिटी देखते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की, पॉलिसी की या इन्वेस्टमेंट की, by comparing its total expected cost with its total expected benefits over a given period। इसे हम लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बोलते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का, क्यों हमें जरूरी होती है, क्यों हम लोग ये चीज यहाँ पढ़ रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए। टू डिटरमाइन वेदर द बेनिफिट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट आउटवे इट्स कॉस्ट एंड देयर बाय जस्टिफाइंग द एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। रिसोर्सेज तो हमेशा स्केर्स होते हैं, एक्सेस तो कभी होते नहीं है। और यहाँ पे रिसोर्सेज से हमारा प्राइमरी मतलब होता है पैसा, है ना। तो अगर हमें लगता है कि किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तब तो वहाँ पैसा लगाने का फ़ायदा है। और अगर आपको लगता है कि आप कहीं पे पैसा लगाओगे और आपको वहाँ लॉस ही होना है और उस लॉस का कुछ फ़ायदा भी नहीं है आपको, तो आप पैसा क्यों ही लगाओगे। तो ये होता है हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है। जब पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है कि सरकार कोई पॉलिसी बना रही है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लानिंग कर रही है, एनवायरमेंटल रेगुलेशन लेकर आ रही है, या कोई सोशल सेक्टर प्रोग्राम हो रहा है, उसके अंदर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को बहुत अच्छे से देखा जाता है, बहुत वाइडली यूज किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो पब्लिक डिसीजन मेकिंग होती है, अब क्योंकि जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट को कोई पुल बनाना है, कोई हाईवे बनाना है, कोई नया पोर्ट बनाना है, किसी सिटी में नया एयरपोर्ट बनाना है, उसमें लार्ज एक्सपेंडिचर लगते हैं पब्लिक फंड्स के। अब ये पब्लिक फंड्स कौन से हैं, जो सरकार की अर्निंग है, हमारे टैक्स के पैसे से या बोरोइंग से या गवर्नमेंट सिक्योरिटी से या कहीं से भी। तो अगर वो पब्लिक पैसा कहीं पर भी लग रहा है तो उसके प्रोस एंड कॉन्स, अप्स एंड डाउन तो देखने पड़ेंगे। उसे जांचना पड़ेगा कि वो सही लग रहा है, नहीं लग रहा है, उस प्रोजेक्ट की एक्चुअली में नीड है भी या नहीं है। तो वो उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के थ्रू पता चलता है। एंड देन इट जनरेट इम्पैक्ट दैट एक्सटेंड बियॉन्ड डायरेक्ट फाइनेंशियल रिटर्न्स। सरकार जब कहीं पर पैसा लगाती है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वहां से सिर्फ और सिर्फ रिटर्न मिले। सरकार ये सब का पब्लिक वेलफेयर के लिए भी करती है। अब जैसे पीएम किसान सम्मान निधि है, सरकार उसमें किसानों को पैसा दे रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, सरकार को तो कोई फायदा नहीं ना वहां पैसा देने से। बट देन रूरल हाउस होल्ड की इनकम्स बढ़ाने के लिए, फार्मर की इनकम्स बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट वो एक स्कीम लेकर आई है। बाय क्वांटिफाइंग एंड कंपेयरिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, है ना, अगर हम कॉस्ट को और बेनिफिट्स को हम क्वांटिफाई कर ले, कंपेयर कर लें, उसकी हेल्प से पॉलिसी मेकर्स इजिली असेस कर पाएंगे, ट्रेड ऑफ्स कर पाएंगे, प्रायोरिटाइज कर पाएंगे प्रोजेक्ट्स को, और वेलफेयर ओरिएंटेड एफिशिएंट प्रोग्राम्स के लिए रिसोर्सेज को किस तरह से यूज करना है वो हमें पता चल पाएगा। ठीक है। ये है हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब टॉपिक में था प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट, है ना, दो चीजें थी ना, प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो उसमें दो आ गया, एक प्राइवेट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आई, एक सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आई। आगे इसको समझते हैं क्या होता है। जब हम लोग प्राइवेट कॉस्ट की बात करते हैं ना, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट कॉस्ट के अंदर क्या होता है कि जब कोई फर्म है, कोई इंडिविजुअल है ना, कोई कंपनी है या कोई प्राइवेट एंटिटी है, वो जब कहीं पर पैसा लगा रही है,
It refers to all expenses directly incurred by an individual firm or a project sponsor while undertaking an economic activity. अब ये इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, ऑपरेटिंग या मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, लेबर को जो वेजेस दी जा रही हैं, रॉ मटेरियल की कॉस्ट लग रही है, इंटरेस्ट का पेमेंट है, या कोई भी डायरेक्ट फाइनेंशियल आउटफ्लो उस डिसीजन मेकर का, वो हमारा प्राइवेट कॉस्ट कहलाता है। ठीक। अब प्राइवेट कॉस्ट जो होती है ये उस इंडिविजुअल इन्वेस्टर या उस फर्म के हिसाब से देखी जाती है, उसके लिए इवेल्युएट किया जाता है कि उसके पर्सपेक्टिव से कॉस्ट कितनी पड़ रही है। आपको कहीं पे किसी चीज़ का कुछ भी काम करना, कोई भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप घर भी बनवा रहे हो, तो उसमें आपका रॉ मटेरियल लग रहा है, आपके जो मजदूर हैं उनकी मजदूरी लग रही है, मेहनताना लग रहा है, वो सब कुछ आपके लिए प्राइवेट कॉस्ट है। तो आप जब अपने हिसाब से देख रहे हो, जो काम करवा रहा है, जो ओनर है या जो डिसीजन मेकर है, जो इन्वेस्टर है, उसके हिसाब से प्राइवेट कॉस्ट को देखा जाता है। एंड देन उसको उस प्राइवेट कॉस्ट से बेनिफिट क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट बेनिफिट्स। तो प्राइवेट बेनिफिट्स जो हैं, जो आपको या फिर उस इंडिविजुअल को, उस प्राइवेट कंपनी को, उस प्रोजेक्ट स्पॉन्सर को जो गेन्स हो रहे हैं या जो प्रॉफिट हो रहे हैं, जो रिटर्न्स मिल रहे हैं डायरेक्टली टू द प्रोजेक्ट ओनर या इन्वेस्टर, वो हमारे प्राइवेट बेनिफिट्स कहलाते हैं। इसमें प्रॉफिट्स भी होता है, सेल्स के रेवेन्यूज भी होते हैं, सर्विस चार्जेस भी होते हैं, कॉस्ट सेविंग्स भी होती है, या कोई भी और ऐसा मेजरेबल फाइनेंशियल रिटर्न जो उस प्रोजेक्ट से जनरेट होकर आ रहा है, वो हमारा प्राइवेट बेनिफिट कहलाता है। प्राइवेट बेनिफिट फॉर्म द बेसिस ऑफ बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन द प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो अपने प्राइवेट बेनिफिट्स के लिए ही काम करते हैं, तो प्राइवेट बेनिफिट्स ये उस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए या इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए एक बेसिस होता है। इसी के बेस पे कोई भी बिजनेस डिसीजन जो प्राइवेट एंटिटीज हैं वो लोग करते हैं कि उन्हें प्रॉफिट होगा, नहीं होगा, लॉस होगा, क्या होगा। ये था हमारा प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट बेनिफिट। अब कई बार क्या होता है ना, इस प्राइवेट कॉस्ट का या इस प्राइवेट बेनिफिट का एक एक्सटर्नल इम्पैक्ट होता है ना। जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट ऐसा लॉन्च करा, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट करा, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई माइनिंग का प्रोजेक्ट मिल गया, माइनिंग के लिए या फिर कोई रोड बनाने के लिए आप कितने सारे पेड़ काटोगे, उसका कुछ एनवायरमेंटल कॉस्ट बढ़ी ना। आपने तो सिर्फ यहाँ पे वो कॉस्ट कवर कर ली जो आपका पैसा खर्च हुआ, बट उसकी वजह से पॉल्यूशन क्या हो रहा है या फिर पेड़ कट रहे हैं, कुछ भी ऐसा जो एक्सटर्नल इम्पैक्ट पड़ रहा है वो तो काउंट नहीं हुआ। ऐसे ही आपने कोई रोड बनाई, उससे लोगों का ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया, तो वो उसका एक एक्सटर्नल बेनिफिट हुआ जिसे आपने मेजर नहीं किया। तो ऐसे एक्सटर्नल बेनिफिट या एक्सटर्नल कॉस्ट आपके यहाँ पर कवर नहीं हुए हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नल कॉस्ट या एक्सटर्नल बेनिफिट्स कलेक्टिवली हम लोग इनको एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं। इट रेफर टू द इफेक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन थर्ड पार्टीज हु आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। अब थर्ड पार्टीज कौन से हो गए, जैसे कुछ यूज करने वाले लोग हैं, है ना। तो यूज करने वाले लोग जो हो गए वो भी इसका पार्ट हो गए, वो थर्ड पार्टीज हो गई, उन्हें भी कुछ इसकी कॉस्ट पड़ रही है, कुछ उन्हें उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो वो हमारी एक्सटर्नलिटीज हैं। ये जो इफेक्ट्स हैं ये मार्केट प्राइसेस में कैप्चर नहीं होते, और जो प्राइवेट कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन है उसके बाहर ही होते हैं, उसके अंदर काउंट नहीं होता, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। जो एक्सटर्नल कॉस्ट है वो क्या होता है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, जैसे पॉल्यूशन हो गया, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया, ट्रैफिक कंजेशन हो गया, हेल्थ हैजार्ड्स हो रहे हैं, ये एक्सटर्नल कॉस्ट होती हैं। एक्सटर्नल बेनिफिट्स क्या होते हैं, जो पॉजिटिव स्पिल ओवर्स हुए उसका, जैसे कुछ इंप्रूव्ड पब्लिक हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गया, टेक्नोलॉजिकल डिफ्यूजन हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, जो उस प्रोजेक्ट से थर्ड पार्टीज को बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सिग्निफिकेंस क्या है एक्सटर्नलिटीज का, ये डाइवर्जेंस क्रिएट करते हैं प्राइवेट और सोशल आउटकम्स में। उस प्रोजेक्ट के होने से उस प्रोजेक्ट के ओनर को या उस प्राइवेट कंपनी को क्या बेनिफिट मिल रहा है, प्लस उसका सोशल आउटपुट क्या आ रहा है, वो एक्सटर्नलिटीज का एक सिग्निफिकेंस है कि वो ऐसा डाइवर्जेंस क्रिएट करते हैं। जब एक्सटर्नल कॉस्ट इग्नोर कर दी जाती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, कि वो सोशल पर्सपेक्टिव की फॉर्म से अगर एक तरह से कि एक्सेस में हो रही है, when external costs are ignored, economic activities may be undertaken at a scale that is excessive from a social perspective, है ना। कि भाई ऐसा मान लो कि कोई कंपनी है, उसे माइनिंग का या फिर रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, या फिर जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए भी बात हुई थी। अब कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, कंपनी को इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका सोशल आउटकम क्या आ रहा है। अगर इन एक्सटर्नल कॉस्ट को हम इग्नोर कर देंगे तो कंपनी तो सिर्फ अपने मुनाफे के लिए कुछ भी करती रहेंगी, प्राइवेट कंपनीज, तो इसलिए इनका होना जरूरी होता है। सिमिलरली, जो एक्टिविटीज एक्सटर्नल बेनिफिट जनरेट कर रही हैं, अगर ये नहीं देखा जाएगा तो हो सकता है कुछ जगह प्राइवेट कंपनी वाले या प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट ही ना करें। अगर वो इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे कुछ भी, वो लोग कुछ रोड्स वगैरह नहीं बनाएंगे, चाहे अपने यूज के लिए बनाए या टोल टैक्स वाली बनाए,
रोड्स वगैरह ही नहीं बनेंगे तो पब्लिक को उसका बेनिफिट ही नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम एक्सटर्नल बेनिफिट्स को इग्नोर कर दें तो कुछ जगह डेवलपमेंट ही ना पहुंचे। तो जो डाइवर्जेंस है ना, ये की सोर्स है हमारा मार्केट फेलियर का, कि डाइवर्जेंस ज्यादा है या कम है। अब डाइवर्जेंस जो है प्राइवेट और सोशल कॉस्ट बेनिफिट्स का है ना, यहाँ पे एक प्राइवेट कॉस्ट तो हमने पढ़ा ही पढ़ा, एक सोशल कॉस्ट और बेनिफिट्स भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो इसके बीच में एक चीज आ गई डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस के अंदर क्या है, जो एक्सटर्नलिटीज है वो प्राइवेट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बीच का डिफरेंस था, हम लोगों ने समझा पीछे, है ना। अब प्रोजेक्ट जो होता है ना, वो हो सकता है कि प्राइवेट फर्म को तो प्रॉफिटेबल दिख रहा हो, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट और बेनिफिट देख रहा हो, बट सोसाइटी पे उसका कॉस्ट इतना ज्यादा हो रहा है कि सोसाइटी के लिए वो नुकसान वाला हो। या फिर ये भी हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट सोसाइटी के लिए डिजायरेबल लगे क्योंकि उसके एक्सटर्नल बेनिफिट ज्यादा हो रहे हैं, जैसे कोई एजुकेशन का हो गया, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम का हो गया, बट जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम लगे या फिर शायद नेगेटिव लगे। तो जो डाइवर्जेंस हुआ प्राइवेट और सोशल कॉस्ट का, है ना, प्राइवेट सोशल कॉस्ट और बेनिफिट्स का, इट प्रोवाइड द इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इस डाइवर्जेंस की वजह से इंटरवेंशन करती है इन द फॉर्म ऑफ रेगुलेशन, टैक्सेशन, सब्सिडीज, पब्लिक प्रोविजनिंग और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कैसे करेगी इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, वहां समझने की कोशिश करेंगे। जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगी, इट हेल्प्स आइडेंटिफाई सच डाइवर्जेंसेस एंड गाइड करेक्टिव पॉलिसी मेजर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट्स क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉस्ट बोलता है इट रिप्रेजेंट द टोटल कॉस्ट टू द सोसाइटी अराइजिंग फ्रॉम अ प्रोजेक्ट और इकोनॉमिक एक्टिविटी। दे इंक्लूड बोथ प्राइवेट कॉस्ट इनकर्ड बाय द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर एंड एक्सटर्नल कॉस्ट इम्पोज ऑन थर्ड पार्टीज। ठीक है, तो सोशल कॉस्ट के अंदर जो प्राइवेट कॉस्ट है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कर रहा है वो भी काउंट होगा, और जो एक्सटर्नल कॉस्ट है वो भी काउंट होगा। Social costs reflect the true opportunity cost of resources used in a project from the perspective of economy as a whole, है ना। तो प्राइवेट कॉस्ट तो वो प्राइवेट इंडिविजुअल खुद से देख रहा है जो कोई उस प्रोजेक्ट में स्पॉन्सर कर रहा है, एक्सटर्नल कॉस्ट हमारी थर्ड पार्टीज की हो गई। बट एक्चुअली में अगर आपको उसकी कॉस्टिंग निकालनी है तो आप उसकी सोशल कॉस्ट देखोगे जिसमें प्राइवेट कॉस्ट भी इंक्लूडेड है और एक्सटर्नल कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। सिमिलरली हमारे सोशल बेनिफिट्स होते हैं, टोटल गेन्स है सोसाइटी के जनरेटेड बाय अ प्रोजेक्ट। इसमें प्राइवेट बेनिफिट्स भी है जो कोई प्रोजेक्ट ओनर अर्न कर रहा है, एज वेल एज सोसाइटी को एक्सटर्नल बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं वो भी इसी का पार्ट होता है। सोशल बेनिफिट्स कैप्चर इंप्रूवमेंट्स इन वेलफेयर, प्रोडक्टिविटी, इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट आउटकम्स। ठीक है, बेसिक थ्योरी है, इसमें मुझे कुछ इतना ज्यादा डीप लग नहीं रहा, बट फिर भी एक बार वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, इट इवेल्युएट्स प्रोजेक्ट बाय कंपेयरिंग टोटल सोशल बेनिफिट्स विद टोटल सोशल कॉस्ट। प्रोजेक्ट इज कंसिडर सोशली भी डिजायरेबल अगर उसके बेनिफिट जो है उसकी कॉस्ट से ज्यादा होंगे, रिगार्डलेस कि वो प्राइवेटली प्रॉफिटेबल है या नहीं है। सोशली अगर बेनिफिट है उसमें, सोशली उसकी बेनिफिट्स उसकी सोशल कॉस्ट से ज्यादा हैं, तो उस प्रोजेक्ट को सोशली डिजायरेबल माना जाएगा। दिस अप्रोच एंश्योर दैट पब्लिक रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू प्रोजेक्ट्स दैट मैक्सिमाइज ओवरऑल सोशल वेलफेयर रेदर देन नैरो फाइनेंशियल रिटर्न्स। ठीक है, पब्लिक रिसोर्सेज हम किन प्रोजेक्ट्स में देंगे जो सोशल वेलफेयर ज्यादा करेगा। सरकार का काम सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, सरकार का काम पब्लिक के लिए काम करना, तो सरकार ऐसे ही प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करेगी जहां पे पब्लिक को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आगे आता है इसमें शेडो प्राइसेस और सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। शेडो प्राइसेस इन सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कई बार क्या होता है कि जो मार्केट प्राइसेस हो जाते हैं ना, ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू रिसोर्सेज के नहीं दिखा पाते ड्यू टू डिस्टॉर्शन सच एज टैक्सेस, सब्सिडीज, मोनोपोलीज, अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेटरी कंट्रोल। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो सोशल कॉस्ट बेनिफिट होते हैं, है ना, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, क्या करेंगे, वो शेडो प्राइसेस को यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ ऑब्जर्व मार्केट प्राइसेस। शैडो प्राइसेस क्या होती हैं, दे रिप्रेजेंट ट्रू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेज टू सोसाइटी एंड दे हेल्प इन एक्यूरेटली मेजरिंग सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट। यूज ऑफ शैडो प्राइसिंग जो होता है ये इंपॉर्टेंट है इन डेवलपिंग इकोनॉमीज जहां पे मार्केट इम्परफेक्शंस हमारे पास कॉमन होते हैं। अगर हम इन प्राइस डिस्टॉर्शन को एडजस्ट कर लेंगे तो शैडो प्राइसेस एंश्योर दैट प्रोजेक्ट अप्रेजल रिफ्लेक्ट रियल रिसोर्स स्कैर्सिटी एंड सोशल प्रायोरिटीज रेदर देन डिस्टॉर्टेड मार्केट सिग्नल्स। ठीक है, ये हमारा शैडो प्राइसेस के बारे में है। एप्लीकेशन क्या होती है सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की, जो गवर्नमेंट्स होती है वो एक्सटेंसिवली यूज करती हैं एससीबीए को, है ना। सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम लोग इसे कहते हैं एससीबीए शॉर्ट में, एससीबीए, है ना, टू इवेल्युएट पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट सच एज हाईवेज, रेलवेज, डैम्स, पावर प्लांट्स, एजुकेशन प्रोग्राम्स, हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स या एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। बहुत सारे ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लार्ज सोशल बेनिफिट्स को जनरेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन,
रीजनल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, विच में नॉट बी कैप्चर्ड बाय प्राइवेटली प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो अगर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है तो वो अपने लिए कर रही हैं, वो सोसाइटी के लिए नहीं कर रही हैं, उनका काम प्रॉफिट जनरेट करना है। आप ऐसे समझ लीजिए जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, ठीक है, एक्चुअली में ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, बट यहाँ पे आप काफ़ी अच्छे से रिलेट कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर का बैंक का काम है अपना प्रॉफिट जनरेट करना, बट पब्लिक सेक्टर बैंक का काम है कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना। Social cost benefit analysis enables policymakers to compare alternative projects, prioritize public spending, internalize externalities, and align investment decision with long-term development goals such as inclusive growth, sustainability, social equity. जैसे अभी एज ऑन डेट हम लोग बात करते हैं विकसित भारत की, पीएम मोदी जी ने विकसित भारत दिया ना, विकसित भारत हमारा 2047 तक। अभी हमारे जो भी आप करंट अफेयर्स में आप पढ़ेंगे कि सरकार ने क्या लॉन्च करा, क्या डेवलप हुआ, तो वो विकसित भारत 2047 के मिशंस के साथ में अलाइन होना चाहिए। क्लियर? आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है एससीबीए की इन डेवलपमेंट प्लानिंग? Cost benefit analysis plays critical role in development planning by promoting efficient allocation of scarce resources and improving the quality of public decision making. ये ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रैशनैलिटी को इंश्योर करती है प्रोजेक्ट में, और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होने से रोकती है। जब हम लोग इकोनॉमिक एफिशिएंसी और सोशल वेलफेयर कंसिडरेशंस दोनों को इन्वॉल्व कर लेते हैं, दोनों को इनकॉर्पोरेट करते हैं, वहाँ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सपोर्ट्स बैलेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये हमारा टॉपिक था। अब इस टॉपिक पर बेस कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है इसका, विच स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर्स द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन पब्लिक डिसीजन मेकिंग? है ना, इट मैक्सिमाइजेस प्राइवेट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म्स, इट कंपेयर्स फाइनेंशियल रिटर्न्स विद अकाउंटिंग कॉस्ट, it evaluates whether total benefits to society exceeds total costs, it ensures project generate immediate fiscal revenue। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है ना, पब्लिक डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट उसको बेस्ट वे में बता पा रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या देखा जाएगा कि जो टोटल बेनिफिट्स टू सोसाइटी हैं, क्या वो टोटल कॉस्ट को एक्सीड कर रहे हैं, यही इसमें देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जब पब्लिक के लिए कर रहे हैं तो प्राइवेट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म्स ये हमारे लिए मैटर नहीं करता, फाइनेंशियल रिटर्न विद अकाउंटिंग कॉस्ट ये भी हमें मैटर नहीं करती, और इमीडिएट फिजिकल रेवेन्यू ये भी मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम लोग पब्लिक डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं। पब्लिक से जहां भी मतलब हो जाता है, पब्लिक से मतलब हो जाता है सरकार और देश की जनता। ठीक है, तो आंसर इज सी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फोकसेस ऑन ओवरऑल सोशल वेलफेयर, नॉट जस्ट प्राइवेट और फिजिकल रिटर्न्स। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टिवली डिस्क्राइब प्राइवेट कॉस्ट? ठीक है, अब प्राइवेट कॉस्ट की बात कर रहे हैं, क्या होती है? दे आर बॉर्न डायरेक्टली बाय द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, ये तो हम लोगों ने पहली स्टेटमेंट में ये समझा था, सही पॉइंट हो गया। दे इंक्लूड एनवायरमेंटल डैमेज इम्पोज ऑन द सोसाइटी, नहीं, एनवायरमेंटल डैमेज जो हो रहा है वो प्राइवेट कॉस्ट नहीं, वो एक्सटर्नलिटीज का पार्ट है, तो ये नहीं होगा। दे आर रिफ्लेक्टेड इन मार्केट प्राइसेस एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, बिल्कुल सही चीज है। दे गाइड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए, सी और डी ये तीन आपके सही स्टेटमेंट्स इसमें हो गए। करेक्ट आंसर इज ए, सी एंड डी। प्राइवेट कॉस्ट आर डायरेक्ट मार्केट बेस्ड कॉस्ट बॉर्न बाय द डिसीजन मेकर। ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई। अगला सवाल देखते हैं। अ प्रोजेक्ट दैट इज प्राइवेटली प्रॉफिटेबल बट सोशली अनडिजायरेबल मोस्ट लाइकली एग्जिस्ट ड्यू टू, है ना, कि मतलब प्राइवेटली तो प्रॉफिटेबल है बट सोशली अच्छा नहीं माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट मार्केट कॉम्पिटिशन होगा, बिल्कुल नहीं। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होंगी, एक्सटर्नलिटीज अगर पॉजिटिव हो गए तो सोशली डिजायरेबल हो जाएगा। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज अगर हैं तभी तो सोशली अनडिजायरेबल है। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन ये तो डाइवर्जेंस के अंदर आता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एग्जाम में जो क्वेश्चन की लैंग्वेज आएगी वो थोड़ी ज्यादा घूमी फिरी सी आएगी। जब हम एग्जाम के लिए डायरेक्टली प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू स्पेसिफिक सेशंस में, वहां पे हम उस तरह की लैंग्वेज देखेंगे। अभी हम अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एमसीक्यूज कर रहे हैं कि अगर इजी पेपर आया तो हमारे एमसीक्यूज किस तरह से बन सकते हैं। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज कॉज प्राइवेट बेनिफिट्स टू एक्सीड सोशल बेनिफिट्स। ठीक, अगला सवाल चलते हैं। विच स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन एक्सटर्नल बेनिफिट्स? अब यहाँ पे हम एक्सटर्नल बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं इनमें से जो एक्सटर्नल बेनिफिट्स के बारे में बता रही हैं? दे एक्रूड टू थर्ड पार्टीज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन, बिल्कुल सही चीज है। एक्सटर्नलिटीज है ही उनके लिए जो थर्ड पार्टीज के लिए हैं, जो डायरेक्टली ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं होती है।
दीज आर फुली कैप्चर्ड बाय प्राइवेट इन्वेस्टर्स। नहीं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स तो इसे कैप्चर ही नहीं कर रहे हैं। दे मे लीड टू अंडर प्रोविजन ऑफ सोशली डिजायरेबल गुड्स, बिल्कुल सही बात है ना। दे जस्टिफाई गवर्नमेंट सब्सिडीज और पब्लिक प्रोविजन, ये भी बिल्कुल सही बात है। करेक्ट आंसर्स आर ऑप्शन ए, सी एंड डी। जो एक्सटर्नल बेनिफिट्स होते हैं, स्पिल ओवर्स होते हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स फुली मोनेटाइज नहीं कर पाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द डाइवर्जेंस बिटवीन प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, तो डाइवर्जेंस बताना है प्राइवेट और सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का। ऑप्शन क्या है, यूज ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। प्रेजेंस ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडीज ओनली, ये उसका पार्ट बनता है डाइवर्जेंस हटाने के लिए, तो नहीं, ये भी नहीं। फेलियर ऑफ मार्केट प्राइसेस टू रिफ्लेक्ट एक्सटर्नलिटीज, एक्सटर्नलिटीज की वजह से ही सारा डाइवर्जेंस है, ऑप्शन सी इसका सही हो गया। डिफरेंसेस इन प्रोजेक्ट टाइम हॉरिजॉन, ये भी रिलेटेड नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। जो एक्सटर्नलिटीज हैं दे कॉज मार्केट प्राइसेस टू मिस रिप्रेजेंट ट्रू सोशल एंड कॉस्ट बेनिफिट्स, हमने पीछे पढ़ा भी था। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट में हम लोग देख रहे हैं क्या क्या है। कैपिटल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट बॉर्न बाय द फर्म, बिल्कुल सही बात है, जो फर्म का खर्चा है वो तो पार्ट होता ही होता है। पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये भी इसका पार्ट होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, ये भी इसका पार्ट बनेगा। ओनली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोजेक्ट, ओनली वर्ड आ गया तो इसलिए इसका पार्ट नहीं बन पाएगा। तो करेक्ट आंसर सर ए, बी एंड सी, ये तीन स्टेटमेंट सही हैं। सोशल कॉस्ट में प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट दोनों ही इसमें इंक्लूडेड होती हैं। शेडो प्राइसेस आर यूज्ड इन सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस प्राइमरली बिकॉज, शेडो प्राइसेस हम लोग क्यों यूज करते हैं। मार्केट प्राइसेस आर ऑलवेज हायर देन रियल कॉस्ट। मार्केट प्राइसेस में बी डिस्टॉर्टेड बाय टैक्सेस, सब्सिडीज और अनएम्प्लॉयमेंट, ये बिल्कुल सही चीज है, ये हमने पढ़ा था, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा। दे सिंप्लीफाई प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन, ये भी कुछ नहीं था। दे एलिमिनेट द नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये भी कुछ नहीं था। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी हमारा सही है इसके अंदर, ये रहा। अगला सवाल देखते हैं। शैडो प्राइसेस रिफ्लेक्ट द ट्रू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द इम्परफेक्ट मार्केट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। विच स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द रोल ऑफ शैडो प्राइसिंग। शैडो प्राइसिंग का रोल कौन सी स्टेटमेंट बता रही है। इट एडजस्ट मार्केट प्राइसेस टू रिफ्लेक्ट सोशल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिल्कुल सही चीज है, मार्केट प्राइसेस को एडजस्ट कर देती है ये सोशल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए। इट इज पर्टिकुलरली रेलेवेंट इन डेवलपिंग इकोनॉमीज, बिल्कुल सही, हमने पीछे पढ़ा भी था कि डेवलपिंग इकोनॉमीज में ज्यादा दिक्कतें करती हैं। इट इग्नोर्स डिस्टॉर्शन कॉज्ड बाय द मार्केट इम्परफेक्शंस, बिल्कुल गलत बात, ये तो उसको काउंट करता है, शैडो प्राइसिंग के अंदर होती हैं वो चीजें। इट इम्प्रूव्स एक्यूरेसी ऑफ सोशल प्रोजेक्ट अप्रेजल, ये बिल्कुल सही चीज है कि अगर हम लोगों ने शैडो प्राइसिंग ले ली, काउंट कर ली, तो हमारा सोशल प्रोजेक्ट का अप्रेजल भी इंप्रूव हो जाएगा, उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी। तो ए, बी और डी हमारे सही ऑप्शन है। शैडो प्राइसिंग करेक्ट डिस्टॉर्टेड मार्केट सिग्नल्स। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। Why do governments rely more on social cost benefit analysis than private cost benefit analysis for public projects, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंटरव्यू के लिए भी आपसे नॉर्मली भी पूछ सकते हैं अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड के हो, कि सरकार प्राइवेट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की जगह सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्यों देखती है। प्राइवेट प्रोजेक्ट्स ऑलवेज जनरेट प्रॉफिट्स, ये रीजन प्राइवेट बेनिफिट के लिए है, सरकार के लिए नहीं है। सोशल बेनिफिट्स ऑफन एक्सीड प्राइवेट फाइनेंशियल रिटर्न्स, बिल्कुल सही बात है। मार्केट प्राइसेस परफेक्टली रिफ्लेक्ट सोशल वैल्यूज, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट डू नॉट इन्वॉल्व अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऐसा भी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी जो है वो इसमें एक सही है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। मैनी पब्लिक प्रोजेक्ट यील्ड लार्ज नॉन मार्केट सोशल बेनिफिट्स, क्योंकि सरकार जब काम कर रही है तो सरकार सोशल बेनिफिट्स के लिए कई बार काम करती है, सरकार का काम फाइनेंशियल रिटर्न्स ही जनरेट करते रहना नहीं होता है। अगले सवाल पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली अप्लाइज टू सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन डेवलपमेंट प्लानिंग। ठीक है, एससीबीए की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट प्लानिंग में कौन सी है। इट प्रमोट्स एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, बिल्कुल सही बात है। इट इंटरनेशनलाइजेस एक्सटर्नल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसको भी ले आता है। सोशल कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो स्केर्स रिसोर्सेज का भी इसमें एफिशिएंट एलोकेशन है, जो हमारा एक्सटर्नलिटीज हैं वो भी इसका पार्ट बन रहा है। इट फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन द फिजिकल इम्पैक्ट, नहीं,
एक्सक्लूसिवली वर्ड है इसलिए ये चीज़ें गलत हो जाएंगी, है ना। एक्सक्लूसिवली फिजिकल इम्पैक्ट पे फोकस करती है, बिल्कुल नहीं। इट सपोर्ट्स इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स, बिल्कुल सही बात है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव दोनों के लिए काम करती है। तो ऑप्शन ए, बी और डी ये तीन हमारे सही ऑप्शन है, सी हमारा ऑप्शन इसका गलत हो जाता है। SCBA इंटीग्रेट्स एफिशिएंसी, वेलफेयर एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 10 तक था, यहीं तक है इस वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा RBI ग्रेड बी का डेडिकेटेड चैनल है और ये मेरा डेडिकेटेड ग्रुप है टेलीग्राम पे। यहाँ पे इसकी PDFs और बाकी सारे डिस्कशंस आपको मिलेंगे। ये मेरे बैंकिंग के बाकी चैनल ग्रुप्स हैं और ये स्पेसिफिकली इंटरव्यू का एक ग्रुप है जहाँ पे LIC AAO NIACL बाकी जो भी इंटरव्यूज आएंगे उन सब का डिस्कशन होता है। ये विश्वास का मेन चैनल है, आप विश्वास क्लासेस डाल के सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, आपको मेरा मेन चैनल मिल जाएगा। कभी भी आपको लगता है कि किसी और एग्जाम के लिए भी आपको नीड है, यहाँ पे सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू वेरी मच।